दोस्तों गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज अर्पण टीवी। दोस्तों बात करेंगे आजम खां और उसकी फैमिली को जेल के बारे में, और साथ ही साथ देश में 5 राज्यों में 2023 में ही चुनाव होने हैं, जिसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। इसके बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों कल MP MLA कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पर 7 साल की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें MP MLA कोर्ट से ही जेल भेज दिया गया है। ये मामला फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर है। आरोप है अब्दुल्ला आजम पर कि उन्होंने एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनवाया चुनाव लड़ने के लिए, और इसकी शिकायत रामपुर के गंज थाना में आकाश सक्सेना BJP विधायक ने की थी। 2019 का ये मामला है। 2019 से लेकर ये मामला में चल रहा था। 2019 से चल रहे इस मुकदमे में अब जाकर MP MLA कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान और उनकी माता तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अब आजम खान और उनकी पत्नी को भी इसका दोषी माना है और उन्हें 7 साल की अधिकतम सजा, इसके साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना, अधिकतम जुर्माना लगाकर जेल भेज दिया है। मामला ये है कि अब सियासत किस तरह करवट ले रही है। बताते हैं, वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है। एक समय था जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। आजम खां दूसरे नंबर के व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा माना जाता है। उसके साथ ही साथ उनका कद इतना बड़ा था सियासत में कि सब उनका इस कद का लोहा मानते थे। उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। जब भी दूसरे नंबर के व्यक्ति आजम खान थे, 14 से 15 उन पर विभाग थे, 14-15 विभागों के वो मिनिस्टर थे, नगर विकास मंत्री, और तमाम पदों पर वो रहे। इतना बड़ा दबदबा उत्तर प्रदेश में सियासत में उनका था जिसका जवाब नहीं। लेकिन आज वक्त ने करवट बदली है। समाजवादियों का कहना है कि उन्हें द्वेष के चलते, उन्हें जलन के चलते, उन्हें बदले की भावना से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। ऐसा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान से सियासत में एक नया मोड़, एक नए सवालों ने जन्म ले लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसी बात को लेकर सियासत में नई बहस छिड़ गई है। हालांकि आजम खान अपने बहुत सारे मामले उनके कोर्ट में चल रहे हैं। 90 से ज्यादा मुकदमे उन पर हैं, जिनमें बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी और बहुत सारे और हेट स्पीच को लेकर कई मुकदमे उन पर दर्ज हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को BJP जानबूझकर निशाना बना रही है। नेताओं को इस कदर आगे बढ़ा दिया है कि वो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में भी संकोच नहीं करते, झिझकते नहीं है। अब्दुल्ला आजम पर जो मुकदमा फर्जी प्रमाण पत्र का चलाया गया वो सही पाया गया और उन्हें सजा मिली है। उनके साथ में उनके माता पिता को भी सजा मिली है। हालात जो भी हो, सियासत जिस तरफ भी जाए, लेकिन आजम खान और उसकी फैमिली अब 2030 तक जेल में रहेगी। 2030 के बाद राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उन्हें 3-3 साल की और सजा दी जा सकती है। 30 तक वो जेल में रह सकते हैं। हालांकि 2024 के चुनाव का सपना उनका चूर हो गया है। 2029 में भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों 2024 के आम चुनाव से पहले 2023 में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान मुख्य है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। इसके साथ ही साथ 7 नवंबर को बाकी 4 राज्यों में केवल 1 चरण में चुनाव होंगे। आखिर में तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आ जाए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक सेमीफाइनल के जैसा चुनाव है, क्योंकि 2024 का आम चुनाव सर पे खड़ा है। इसके फौरन बाद उसका ऐलान हो जाएगा। 5 राज्यों में जिसकी भी सरकार बनती है, कांग्रेस, BJP, हालांकि 2 गठबंधन है, NDA और इंडिया। इनमें जो सहयोगी पार्टियां हैं वो NDA में भी शामिल है, कुछ पार्टियां, कुछ इंडिया गठबंधन में शामिल है। वही मिलकर ये चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये सेमीफाइनल का चुनाव होगा और इसमें दोनों पार्टियां कोई कोर कसर उठा के नहीं रखेंगी। इन 5 राज्यों की बात करें तो 16 करोड़ 14 लाख वोटर अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 679 सीटों पर टोटल वोट पड़ेंगे, यानी 679 विधानसभा की सीटों पर 5 राज्यों में वोट पड़ेंगे। जिन नौजवान बच्चों की उम्र 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की हो गई है, ऐसे वोटरों की संख्या 15 लाख के आसपास है। जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ऐसे वोटरों की संख्या 5 राज्यों में लगभग 60,02,000
संख्या है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किनारे करके खुद मोदी प्रोजेक्ट, मोदी और शाह सीधे सामने हैं और सीधे सामने राहुल गांधी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में अगर चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाएगा या नहीं, ये स्थिति साफ नहीं है। बीजेपी ने इसे अभी साफ नहीं किया है, यानी सीएम का चेहरा उन्होंने अभी प्रोजेक्ट नहीं किया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार पिछले 2018 में जब विधानसभा चुनाव इन 5 राज्यों में हुए थे, तब का जो चुनावी खर्च था वो तेलंगाना में 8,000 करोड़ था, मध्य प्रदेश में 9,000 करोड़ था, छत्तीसगढ़ में भी 8,500 करोड़ रहा था। लेकिन अब की स्थिति बहुत महंगी हो गई है, चुनाव या कोई भी खर्च अब बहुत ज्यादा हो गया है, तो इससे 4 गुना तक इसकी लागत अब बढ़ सकती है। हालांकि चुनाव आयोग की इन सब चीजों पर नजर रहेगी। हालांकि चुनाव आयोग का जो अपना खर्च का आंकड़ा होता है किसी भी विधानसभा सीट का, वो जारी करता है कि अधिकतम इतना पैसा एक विधायक खर्च कर सकता है, उसने जारी कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग के खर्च के हिसाब से विधायक चुनाव नहीं लड़ता है। वो तो 2 से 4 करोड़ का खर्च अधिकतम दिखाते हैं, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट भी चुनाव में अपनाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दुनिया में हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। लोग कहते हैं कि जमाना मॉडर्न हो रहा है, लेकिन मॉडर्न नहीं हो रहा, बल्कि इंसान ही इंसान का दुश्मन दिन ब दिन बनता जा रहा है। बात अगर हिंदुस्तान की कहें तो छुटपुट घटनाएं यहाँ पर धर्म को लेकर होती रहती हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह होती रहती है। इसके साथ ही साथ 18 या 20 महीने से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उससे भी महंगाई का असर पड़ा है दुनिया पर। उसके चलते ही दूसरा युद्ध फिर चल पड़ा है, यानी हमास, फिलिस्तीन और इसराइल का। फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध क्यों चल रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। इसराइल फिलिस्तीन की जमीन पर नाजायज कब्जा जमाए बैठा है और घमासान युद्ध चल रहा है, जहां इसराइल ने सारी मानवता की हदों को पार करते हुए फिलिस्तीन के एक अस्पताल पर बम गिराकर उसने मानवता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। इसमें 800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हुए। इस जंग में अब तक 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। जो आंकड़ा है वो 3 से 4 हजार दिखा रहे हैं, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसराइल अब परेशानी के आलम में दिखाई देता है, छटपटा रहा है, जहां अब उसे 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ हमास लड़ रहा है, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने भी आक्रमण शुरू कर दिया है। तीसरे मोर्चे पर सीरिया ने भी अब मोर्टार दागने शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ ईरान भी लाल पीला हो रहा है। ईरान भी सीधे सीधे धमका रहा है इसराइल को, अगर उसने गाजा पर हवाई हमले बंद नहीं किए तो बहुत जल्द ही उसे इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो तो बहुत टाइम से रहा है, लेकिन छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। पिछले वर्ष मस्जिद अक्सा में इसराइल के सैनिकों ने घुसकर कई सौ लोगों को मार दिया था नमाज पढ़ते वक्त। उस वक्त पूरी दुनिया में इसराइल की निंदा हुई थी। OIC ने आपात बैठक सऊदी अरब में बुलाई है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये बैठक बुलाकर सबको एकजुट होने की अपील की है। साथ ही साथ अमेरिका चाहता है कि वो सीधे सीधे इसराइल को सपोर्ट करे और खाड़ी मिडिल ईस्ट में जो उसके सैन्य अड्डे हैं वहाँ पर भी उसकी दोस्ती बनी रहे। मिडिल ईस्ट में उसके 12 से 13 हवाई अड्डे हैं, हवाई बेस हैं, उन्हें भी वो चाहता है कि वो बने रहे और इन्हें मारता भी रहे। वो चाहता है कि मैं हथियार भी सप्लाई करता रहूं और यहाँ पर बना भी रहूं। ऐसी दोहरी नीति को रसिया और चाइना पहले से ही नकारते रहे हैं। रसिया और चाइना हालांकि चुप है इस मामले में, उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन OIC की बैठक से साबित हो गया है कि अब मुस्लिम देश एकजुट अगर हो गए तो इसराइल को बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। हालांकि आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज बहुत ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन वो अभी हथियारों के एतबार से संपन्न नहीं है। इसराइल हथियारों के एतबार से संपन्न है। बहुत सारे देश जब कई मोर्चों पर जब उससे लड़ाई होगी, कई मोर्चों पर जब युद्ध होगा तो इसराइल कहीं न कहीं बेबस हो जाएगा। ये इसराइल ये समझने में अभी नाकाम है। दोस्तों, दुनिया के बदलते हुए हालात से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमें आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।